कि सीपी अवेयरनेस के बारे में हमको कुछ बात करनी है, सो व्हाई नॉट वी कीप समथिंग कॉल्ड एज कॉफी विद करण टाइम। अच्छा आइडिया था, तो चलो कर डालते। लेकिन बच्चों को कॉफी के बारे में, और आप क्योंकि बच्चों का डे है ना, तो उनको कैसे कॉफी के बारे में बात करें, कुछ लोग को अच्छी नहीं लगे। सो देन वी सिटी क्या अच्छा लगता है बच्चों को, सो ऑब्वियसली चॉकलेट। तो मैं बोला व्हाई नॉट वी कीप समथिंग जो चॉकलेट से रिलेटेड हो। और फिर बात करते करते ऐसा आइडिया आया कि व्हाई नॉट वी कीप टॉफी विद किड्स फीड। ऐसा आइडिया है। ये टॉफी जो है ना, वो सिर्फ बच्चों को अच्छी नहीं लगती है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, थोड़े बड़े हो गए ना, तो चुपके से खाते हैं। आज ऐसा नहीं करना, आज खुल के खाना है। खुल के खाना मतलब ये जो पूरा जार भर के रखा है ना बाउल, ये टॉफीज मुझे घर पे नहीं लेके जानी है, आप सबको देनी है। क्या रहेगा, जैसे हम लोग टॉक शो स्टार्ट करेंगे, जो भी आंसर देगा उसको टॉफी मिलेगी, क्वेश्चन पूछेगा वो भी टॉफी मिलेगी, इन अदर वर्ड्स मुंह खुला टॉफी मिलेगी। So you all are ready? Yes. This would be a very light model talk show. पर्पस ये कि हम लोग सीपी अवेयरनेस के बारे में थोड़ी और जानकारी लेंगे। दिस शो मतलब जो हम लोग का टॉक होगा, डॉक्टर्स के साथ होगा, आप लोग के साथ भी होगा, बच्चों के साथ भी होगा। स्माइली रहना, हमेशा फेस अपना स्माइली होना चाहिए, कभी भी इनको पकड़ लेना। तो शुड वी स्टार्ट नाउ? पहला क्वेश्चन डॉक्टर्स के लिए, लेकिन हमारा ऑल आर ओके। जैसे हमने डिसाइड किया कि जैसे ही जो मुंह खोलेगा पहले क्या मिलेगा, डॉक्टर साहब को पहले हम लोग क्या करेंगे, टॉफी दे के थोड़ी सी लालच दे रहे हैं। मैडम so now first question madam to you, being a novice I don't know what exactly cerebral palsy is। मतलब एक आम इंसान है हम लोग, जहाँ पे हमको मेडिकल टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आती है, तो फॉर द बेनिफिट ऑफ पेरेंट्स और हम लोग के लिए ये एग्जैक्टली सेरेब्रल पाल्सी क्या होता है? सेरेब्रल पॉल्सी एक न्यूरोमस्कुलर मतलब ब्रेन और मसल रिलेटेड डिसऑर्डर है, जिसमें बचपन में डिलीवरी के वक्त या पहले 21 डेज में कुछ ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं जिसमें ब्रेन का डेवलपमेंट थोड़ा हैम्पर हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ सालों बाद पैर में या हाथ में उनको कुछ शॉर्टकमिंग्स या कुछ ऐसे चीज़ें दिखाई देती जो जिससे बच्चों को परेशानी हो रही है, वो चलने में या हैंड यूज़ करने में, इस तरह से। सो इट्स अ डेवलपमेंट एंड न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम। ग्रेट, सो एक बार मैडम के लिए तालियां। सर दिस इज फॉर यू, कैन यू टॉक मोर अबाउट द प्रोग्नोसिस एंड एज ए पेरेंट उनको उसके लिए किस तरह की ट्रीटमेंट चाहिए, मतलब मेडिकेशन का लेना चाहिए और फिजियोथेरेपी का लेना चाहिए? मैं ये बताना चाहूँगा कि सेरिब्रल का मतलब है ब्रेन, पाल्सी का मतलब है कि हाथ या पैर का नहीं चलना, उसका मतलब है सेरिब्रल पॉल्सी। तो जो बच्चे सेरिब्रल पॉल्सी से पीड़ित होते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही प्रकार का रोग है, कई जात के प्रॉब्लम्स उसके अंदर होते हैं। जैसे फीवर होता है तो मलेरिया का भी हो सकता है, और टाइफाइड का भी हो सकता है, और मलेरिया का भी हो सकता है, फीवर होते हैं। वैसे सेरिब्रल पॉल्सी भी कई प्रकार के होते हैं। एक जो सेरिब्रल पॉल्सी होता है उसमें सिर्फ हाथ और पैर अफेक्ट होता है, जिसको बोलते हैं हेमिप्लेजिक। कई सेरिब्रल पॉल्सी है इसमें सिर्फ पैरों का अफेक्शन होता है, लेकिन हाथ नॉर्मल। जो सीपी के बच्चे हैं वो हाथ भी नहीं चलते, पैर भी नहीं चलते। कई बच्चे हैं जिनकी स्पीच भी नहीं चलती, कई बच्चे बैठ भी नहीं पाते। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेरिब्रल पॉल्सी, और हर एक केस में प्रोग्नोसिस होता है। जैसे वो बच्चे स्कूल में कभी सेम नहीं होते। हम लोगों ने देखा कि हुसैन पट करके मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर पाता है, लेकिन मुझे करने बोलेंगे तो मुझे घंटा लग जाएगा, तो हम लोग सेम नहीं है। वैसे सीपी के दो बच्चे सेम नहीं हो सकते। एक जो अच्छी बात है सेरिब्रल पॉल्सी में कि बाय डेफिनेशन सेरिब्रल पॉल्सी इज अ नॉन प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर। नॉन प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर का मतलब है कि ये चीज बढ़ती नहीं। जैसे किसको डायबिटीज हो गया तो डायबिटीज बढ़ते रहता है, या किसको कई बार न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होते हैं, तो जैसे बच्चा बढ़े वैसे प्रॉब्लम बढ़ते रहते हैं। मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, वो बच्चे तो 3-4 साल तक नॉर्मल रहते हैं, लेकिन बाद में चलना प्रॉब्लम होता है, और 12-15 साल के बाद चल ही नहीं सकते। ऐसा सीपी में नहीं है। सेरिब्रल पॉल्सी में जो घटना बनती है वो एक ही बार घटती है, वो बर्थ के दौरान या उसके बाद, लेकिन उसके बाद ये प्रोग्रेसिव नहीं रहता। प्रोग्रेसिव क्या रहता है कि बच्चे की उम्र बढ़ती है,
बच्चे की हाइट बढ़ती है, बच्चे का वजन बढ़ता है और इसी के कारण परेशानियां बढ़ती हैं। जैसे बच्चे की हाइट बढ़ती है, हड्डियां बढ़ती रहती हैं, लेकिन मसल की हाइट बढ़ती नहीं। जैसे डॉक्टर जासवाल ने बताया कि सेरेब्रल पॉल्सी के अंदर ब्रेन को ऑक्सीजन कम मिला, मूवमेंट सेंटर को, लेकिन उसकी वजह से ब्रेन का स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर कंट्रोल नहीं होता, और जब कंट्रोल जाता है तब स्पाइनल कॉर्ड हाइपर एक्टिव होने लगता है। जब हाइपर एक्टिव होने लगता है तो नर्व हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। जब नर्व हाइपर एक्टिव होते हैं तो मसल हाइपर एक्टिव। एक बच्चों की तरह है, एक जो चाइल्ड हु इज जो बहुत शैतानी करता है ना, वैसे मसल हो जाता है, अपने ब्रेन की सुनते ही नहीं। आप बोलेंगे कि विश्वा को हाथ ऐसे हला, लेकिन उसका ब्रेन बोलेगा, लेकिन हाथ सुनता ही नहीं। वैसे आप बोलेंगे कि आप शांत हो बैठ, लेकिन उसका पैर है वो टाइट होके बैठेगा। तो ये सारी चीजें सीखी हुई होती है, लेकिन यह नॉन प्रोग्रेसिव, और इसीलिए बिकॉज नॉन प्रोग्रेसिव प्रॉब्लम है, प्रोग्नोसिस डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी थेरेपी शुरू करते हैं, अर्ली इंटरवेंशन। जैसे ही पता चले आपको कि कोई बच्चे में प्रॉब्लम है, सही समय पे बैठ नहीं पा रहा है, चल नहीं पा रहा है, तुरंत आप डॉक्टर को संपर्क करिए, पीडियाट्रिशियन के पास जाइए, पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाइए, और जितनी बने जल्दी थेरेपी शुरू करिए। दूसरी जो चीज़ है कि ये बच्चों को बहुत बोरिंग लगता है थेरेपी के लिए आने के लिए, इसलिए ऐसा वातावरण जरूरी है कि अच्छा वातावरण जहाँ पे बच्चे लोग आए। लेकिन ये ज़रूरी है कि जब तक बच्चा बड़ा होता है आपको थेरेपी बंद नहीं करनी, ठीक है। और समय समय पे जब भी आपको लगे कि कोई दवाई देनी है, कोई स्प्रिंट पहनना है, कोई सर्जरी की जरूरत है, वो करना चाहिए, ताकि प्रोग्नोसिस। सीपी का हर बालक ये ज़रूरी है कि कुछ पढ़े, कुछ करे, स्कूल जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि जो आदमी आज व्हीलचेयर पे है बच्चा, लेकिन वो भी एक लेखक बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, वकील बन सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट आपकी तरह बन सकता है। इसीलिए ये ज़रूरी है कि जो फ्यूचर है सीपी का बच्चा, वो पेरेंट्स और डॉक्टर्स के हाथ में, तो वो जैसे चाहें बोल। सुपर, थैंक यू सो मच। अभी सीपी के बारे में हमें काफ़ी कुछ समझ में आ गया इन जनरल। मैडम, ये खास करके पेरेंट्स के बिहाफ ऑफ में पूछना चाहूँगा कि पेरेंट्स बच्चों का और खास करके खुद का ऐसा क्या ध्यान रखें व्हेन इट कम्स टू टेकिंग केयर ऑफ सीपी किड्स? तो पहले हम बच्चे के लिए बात करें। हाँ, ठीक है। ठीक है। सो फर्स्ट थिंग इज, आप उसको कोई भी और बच्चे के साथ कंपेयर मत कीजिए। वो जैसा है वो स्पेशल चाइल्ड है, दैट्स व्हाई वी कॉल देम स्पेशल। सो स्टॉप कंपेयरिंग एंड ट्रीट देम लाइक स्पेशल। यू आर ब्लेस्ड पेरेंट, आपको ब्लेसिंग मिला है कि आपको एक स्पेशल चाइल्ड मिला है, तो उसका ख्याल रखिए। वो जैसे पढ़ना चाहिए, वो जैसे चलना है, जो गेम खेलना है, या जैसे सर ने बोला जो प्रोफेशन में आगे बढ़ना है उसको सपोर्ट कीजिए। एंड फॉर पेरेंट्स इट्स इम्पोर्टेंस कि आप एक्सेप्ट करें कि जो हुआ है, अर्ली एक्सेप्टेंस बहुत इम्पोर्टेंट है, ना कि उसके ऊपर बुरा फील करना या खुद को दोषी मानना, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपका मेंटल स्ट्रेंथ इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आपको देख के आपका बच्चा और स्ट्रांग और बेटर अच्छा लाइफ जी पाएगा। सो एक्सेप्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेरेंट्स। बी स्ट्रांग एंड सपोर्ट योर चाइल्ड। थैंक यू सो मच। अच्छा पेरेंट्स, आपको भी मौका मिलेगा क्वेश्चन पूछने का आफ्टर वी फिनिश दिस टॉक शो। तो कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो यू कैन जस्ट कीप विथ यू राइट नाउ, बिकॉज हो सकता है उसके आंसर आपको व्हाइल आस्किंग अदर क्वेश्चंस मिल जाए। नाउ नेक्स्ट सर टू यू, नाउ कैन वी टॉक अबाउट द लेटेस्ट एडवांसेस दैट आर अवेलेबल इन द ट्रीटमेंट ऑफ सीपी? खास करके देखो ये सेंटर हमने आके देखा और मैडम को एक बार भी देखा। नाउ दिस इज समथिंग व्हिच इज आई शुड से दिस इज वन ऑफ द लेटेस्ट thing which has come in treating the CP kids. So can you just throw some light on this? बिल्कुल कहना चाहूँगा कि काफ़ी सारे बदलाव हो रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि और भी बदलाव हो जाए, लेकिन बदलाव बिल्कुल हो। जो पहला जो बदलाव है वो डायग्नोसिस के बारे में। हम लोग पहले सीपी को सिर्फ एग्जामिन करके डायग्नोस करते थे, पता नहीं चलता था कि क्यों हुआ। लेकिन अभी MRI जो है उसमें बहुत सेंसिटिव MRIs आते हैं, जिसमें ब्रेन में कहाँ पे प्रॉब्लम हुआ जिसकी वजह से सीपी हुआ वो जान सकते हैं। आजकल जेनेटिक डायग्नोसिस भी होता है, क्योंकि कई बार MRI नॉर्मल है और पेरेंट्स को लगता है कि मेरे बच्चे को सीपी क्यों हो गया, तो उसका जेनेटिक बेसिस होता है। तो जीन्स में कहाँ खामी रह गई जिससे ब्रेन डेवलप नहीं हुआ, वो भी जान सकते हैं। तो ये डायग्नोसिस के बारे में। ट्रीटमेंट के बारे में ऐसी कई दवाइयाँ हैं अभी, जो पहले हम लोग सीपी हो गया तो उसको पैसिटेन या तो
बायोरिसाल या बैक्लोफेन दिया करते थे, लेकिन आजकल न्यूरोलॉजिस्ट से जानने लगे कि सीपीसी मूवमेंट का प्रॉब्लम नहीं है, वो जानकारी का भी प्रॉब्लम है, सेंसरी प्रॉब्लम भी है। फॉर एग्जाम्पल आप हाथ बच्चे का नहीं चल रहा है तो ये जरूरी नहीं कि हाथ की मांसपेशियां कमजोर हो, कि इस वजह से भी हो सकता है कि बच्चे को समझ ही नहीं रहा है कि उसका हाथ कहाँ पे है, पैर वो सही नहीं रख रहा है, ये इस वजह से भी हो सकता है कि उसको पता ही नहीं चल रहा है कि इसका राइट पैर कहाँ है, लेफ्ट पैर कहाँ है, उसके घुटने सीधे या मुड़े हुए हैं। जैसे अपना एसी नहीं चल रहा है तो कंप्रेसर में प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन उसके सेंसर में भी प्रॉब्लम हो सकता है ना। तो ये चीज़ हम लोग जानने लगे हैं, तो उसके लिए प्रभापिन जैसी कई दवाइयाँ होती हैं जो सीपी के बच्चों को दी जाती है सेंसरी प्रॉब्लम। तो ये दवाइयों की बात हो गई। थेरेपी की बात करें तो बहुत सारे एडवांसेस हैं थेरेपी में। पहले सीपी की थेरेपी सिर्फ स्ट्रेचिंग करके होती थी, कई बार लोग गलती से स्टिमुलेशन भी देते थे, मैंने देखा है कई जगह पे ये होता है। तो अभी ध्यान में है कि क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो थेरेपिस्ट है वो सिर्फ सेंटर यानी कोई एक्सरसाइज हो, स्ट्रेचिंग हो जरूरी नहीं है, एक्वा थेरेपी होती है, केज थेरेपी होती है, रोबोटिक थेरेपी भी होती है सेरेब्रल पॉल्सी। और जो एक नया बज़वर्ड है थेरेपी के अंदर की फंक्शनल थेरेपी और प्ले थेरेपी, तो बच्चे को पता ही नहीं चले उसकी थेरेपी हो रही है लेकिन थेरेपी हो रही है। वो कोई चीज़ उठाता है या तो बॉल फेंकता है या तो कोई चीज़ यहाँ से वहाँ रखता है और साथ साथ में उसकी थेरेपी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यानी लोगों को लगता है कि सीपी के जो मसल्स हैं वो ऑलरेडी टाइट है तो उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे तो और ख़राब हो जाएंगे, लेकिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ट्रीटमेंट ये भी सीपी का एक महत्व का हिस्सा है। सो थेरेपी के बारे में भी बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। जो ट्रीटमेंट ऑपरेशन की ट्रीटमेंट जो होती है उसमें भी बहुत सारे चेंजेस हैं। डॉक्टर चास्ता है, हम लोग बच्चों को इंजेक्शन कई बार देते हैं बोटुलिन टॉक्सिन के टाइटनेस करने के लिए, लेकिन उसके साथ एक नीडल सर्जरीज होती हैं जिससे उनके मसल लंबा भी कर सकते हैं। आजकल डेटा एनालिसिस होता है सेरेब्रल पॉल्सी में जानने के लिए कि बच्चा क्यों ठीक से चल नहीं रहा है। यदि उसके हाथ काम नहीं करते हैं तो उसके लिए सुई स्कोर करते हैं, तो जिससे पता चले कि हाथ के कौन से मसल कमजोर हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। हड्डियों की सर्जरी होती है सीपी ताकि बच्चा सही से चल पाए, ये सारी चीज़ें होती हैं। अभी सीपी में ऑर्थोसिस जो है माधुरी मैम यहाँ पे, तो मैं कहना चाहूँगा कि ऑर्थोसिस भी नए नए आने लगे हैं। हिंज ऑर्थोसिस है, डायनेमिक ऑर्थोसिस है, कार्बन फाइबर ऑर्थोसिस है, और बच्चों के लिए स्टिक्स और सपोर्टिंग डिवाइस नए नए आने लगे हैं, वॉकर्स भी आते हैं, 3D प्रिंटेड ऑर्थोसिस भी बन रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो इसके बारे में है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि काफ़ी गलतफहमियाँ भी हैं। सो कई ऐसी क्वैक थेरेपी है जिसका बच्चे के ऊपर कोई असर नहीं होना, लेकिन लोग लाखों रुपए हड़प करके पेरेंट्स जो होते हैं वो सोचते हैं कि अब बच्चा थोड़ा तो अच्छा हो जाए, और स्टेम सेल थेरेपी है और ऐसी कई थेरेपी है विच आर नॉट साइंटिफिकली जस्टिफाइड, दे आर नॉट, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि वो काम करते हैं। फिर भी कई बार साइंस के बेसिस पे और न्यू एडवांस के बेसिस पे उनको प्रमोट किया जाता है। तो पेरेंट्स को ये भी जानना ज़रूरी है कि कोई नया तेल मार्केट में निकलता है, कोई जेम थेरेपी निकलती है, कोई स्टेम सेल वाले आते हैं, तो ये जानना भी ज़रूरी है कि क्या चीज़ सही नहीं है। ये जानकारी पेरेंट्स को होना जरूरी है कि कोशिश करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर। जैसा डॉक्टर साहब आपने बताया कुछ गलत फहमियाँ, मैडम मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कुछ पेरेंट्स कंफ्यूज है कि जो एक्वा थेरेपी है कि उन बच्चों को दी जाए जिनको टाइटनेस का प्रॉब्लम है या उनको दी जाए जिनको फ्लेक्सिबिलिटी या लूजनेस का प्रॉब्लम है, तो कैन यू प्लीज क्लियर दिस कंफ्यूजन? मेनली एक्वा थेरेपी हम इसलिए करते हैं क्योंकि जब लैंड पे बच्चे को अपना वेट लेके मसल का जो फंक्शन है या यूज़ करना नहीं आ रहा है, वो वेट माइनस करने के लिए, मतलब पानी में जैसे फ्लोट करेंगे तो मसल वो ज़्यादा बेटर काम करेगा, तो जो स्ट्रेंथनिंग है वो ज़्यादा अच्छा एक्वा से आएगा। और जो आप लैंड सेशंस करते हैं जो स्ट्रेचिंग या फंक्शनल है या बाकी थेरेपी है उसमें मसल का लेंथ या स्ट्रेचिंग होगा, लेकिन एक्वा करने से फर्स्ट एक तो स्ट्रेंथ बढ़ेगा ओवरऑल मसल का, प्लस बॉडी का कोर या अपर पार्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। सेकेंड जो मिथ है या कुछ बच्चे जो नहीं कर सकते, तो जैसे सर ने बताया बहुत टाइप के सीपी रहते हैं, जो डिस्ट्रोनिक बच्चे होते हैं उनको थोड़ा पानी से प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकता है, या बच्चे जिनको एपिलेप्सी होता है माने आंकड़ी आना, वो भी पानी में ट्रिगर हो सकता है। तो कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है जो एक्वा करने से शायद ट्रिगर हो कोई बच्चों में, तो उनको हम अवॉइड कर सकते हैं।
लेकिन बाकी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सीटी के बच्चे, बाकी प्रॉब्लम्स भी जैसे स्पोर्ट्स इंजरीज है या इन जनरल स्ट्रेंथ चाहिए तो एक्वा वर्क्स फॉर एवरीवन। ग्रेट। जस्ट गिव यू माय एग्जांपल, हाँ। मेरा एक्सीडेंट हो गया था 1.5 साल पहले, चल नहीं पा रहा था, व्हीलचेयर पे था। मुझे जब चलना था तो मुझे किसी एडवाइस किया कि एक्वा थेरेपी करो। तो पानी के अंदर मैंने पहली बार चलना सीखा, और ये इसलिए संभव हुआ कि जब आप खड़े नहीं हो सकते या चल नहीं सकते तो किसी का सहारे की जरूरत पड़ती है। Somebody holds your hand. Now water holds you from everywhere, and it allows you to stand. वो एक्सपीरियंस मिलता है कि खड़ा कैसे रहा जाए, और इसी एक्सपीरियंस को आप लैंड पे फिर या तो जमीन पे फिर आप कन्वर्ट कर सकते हैं। आई वुड रिकमेंड दैट फॉर एवरी टाइप ऑफ ट्रीटमेंट। एक्वा थेरेपी शुड बी पार्ट ऑफ एवरी रिहैबिलिटेशन सेंटर। सर एक्चुअली आपने जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है ना उसका आंसर थोड़ा सा दे दिया। क्वेश्चन ऐसा था कि नॉर्मली क्या होता है, हम सर्जरी कराते हैं और हमको लगता है कि अभी कोई थेरेपी की जरूरत नहीं, मतलब अभी सर्जरी होगा इट इज डन। सो कैन यू सर थ्रो दिस लाइट कि आफ्टर सर्जरी ये जो थेरेपी इट इज रिकमेंडेड एंड इफ यस टिल व्हाट पीरियड? ये बहुत ज़रूरी है, और मैं जो लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बताना चाहूँगा। थेरेपी इज रिक्वायर्ड बिफोर ऑपरेशन, इट इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन, एंड इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड आफ्टर। जो जब किसकी शादी होती है तो ऐसा नहीं होता है कि लड़की देखी और पड़ गया था। तो वैसे ही जब सर्जरी होती है तब उसका प्री हैब होता है, लाइक कोशुक पीरियड, कि करीब 2 या 3 महीने पहले उसकी एक्सरसाइज सर्जरी के पहले शुरू होनी चाहिए। इट इज अ प्रिपरेटरी फेज। यू कैन नॉट गो फॉर एग्जाम डायरेक्टली, हाउ कैन यू गो फॉर सर्जरी डायरेक्टली? यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। बाद में सर्जरी होती है, तब सर्जरी के दौरान भी हॉस्पिटल के अंदर अर्ली चलना, जल्दी से चलना ये ज़रूरी है। सर्जरी के बाद, सर्जरी के बाद की जो थेरेपी है इट इज इवन मोर इंटेंसिवली रिक्वायर्ड, ताकि जो सर्जरी जिस पर्पस के लिए की गई है उसको हम लोग यूटिलाइज कर पाए, बहुत ज़रूरी है। सिर्फ सर्जरी के साथ थेरेपी नहीं, डाइट भी जुड़ा हुआ। सो खाना, विटामिन डी लेना, प्रोटीन्स लेना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है, एंड ऑल पेरेंट्स शुड पे अटेंशन टू दिस ऑल्सो। थैंक यू वंस अगेन डॉक्टर। जैसे डॉक्टर साहब ने खुद का एक्सपीरियंस शेयर किया कि उनकी सर्जरी हुई और उन्होंने एक्वा थेरेपी लिया। सर मेरा 5-6 साल पहले टिबिया फिबुला का डैमेज हुआ था एक्सीडेंट से, और मुझे ये एक्वा थेरेपी पता नहीं था, तो मैंने स्विमिंग ज्वाइन कर दिया कि शायद स्विमिंग करने से ये ठीक हो जाए। तो मैडम आई वुड लाइक टू आस्क यू कि ये स्विमिंग और एक्वा थेरेपी एक ही है कि कुछ अलग अलग है? प्रिंसिपल सेम है, जैसे सर ने कहा कि पानी आपको सपोर्ट करता है, लेकिन उसको सही तरह से यूटिलाइज करना एक्वा थेरेपी है। जैसे नॉलेज सबको रहेगा, लेकिन उसको हम कैसे यूज़ कर रहे हैं वो सही इम्पॉर्टेंट है। तो स्विमिंग कर सकते हैं, लेकिन वो जैसा है कि हम जो कर रहे हैं वो जस्ट तैर रहे टाइप्स, लेकिन उसमें सही गाइडेंस ये हमको एक्वा थेरेपिस्ट या हमारे फिजियोथेरेपिस्ट ही दे सकते हैं कि पर्टिकुलरली उस मसल को और डैमेज ना हो। या मान लीजिए आप अभी सिर्फ टिबिया फिबुला था, मान लीजिए आपको मेनिस्कस या लिगामेंट इंजरी है और आप अकेले स्विमिंग करते तो हो सकता था और नुकसान हो जाता है। तो सही साथ में गाइडेंस रहना इम्पोर्टेंट है। सस्ता, मुझे भी एक क्वेश्चन था कि स्विमिंग और एक्वा में क्या फर्क है? तो मुझे ये पता चला है कि स्विमिंग के टाइम आप फ्लोटिंग रहते हैं हॉरिजॉन्टल, और एक्वा थेरेपी स्टैंडिंग पोजीशन में। एक्वा थेरेपी इज एक्चुअली प्रिपेयरिंग यू टू स्टैंड एंड वॉक, एंड स्विमिंग इज प्रिपेयरिंग यू टू जस्ट फ्लोट एंड स्विम। तो ये पूरा अलग के अलग है, दोनों करनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि आपके पास घर के पास कोई स्विमिंग पूल है और स्विमिंग कर रहे हैं तो एक्वा थेरेपी की जरूरत नहीं। थैंक यू। आई थिंक ये वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोई काफी बार लोग बोलते हैं मेरा बच्चा एक्वा थेरेपी नहीं स्विमिंग करने जा रहा है, तो ऐसा मत बोलना, एकदम रेस्पेक्ट से बोलना एक्वा थेरेपी करने जा रहा है। नाउ वन क्वेश्चन टू यू मैडम, चॉकलेट दे दो पहले आपको। चॉकलेट दिया नहीं, दोनों डॉक्टर को चॉकलेट देना चाहिए कि इन्होंने खत्म कर दिया। डब्बा दे दो उनको, मैं खा ली। आज है ना मैडम, हमने बोला है कि अपने बच्चे को बाहर निकालो। डॉक्टर फॉर यू, अभी हमने आपका सेंटर देखा, उधर में बहुत सारी सर्टिफिकेट्स पढ़ रहा था और इतनी सारी सर्टिफिकेट्स से आपका मैडम के पास। सिर्फ एक बात बताइए कि एक्वा थेरेपी और लैंड थेरेपी में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है? जैसे सर एंड मैडम दोनों ने बोला कि लैंड में
तो ग्रेविटी का इफेक्ट आता है, वाटर में वो इफेक्ट कम हो जाता है और वाटर का बुयांसी का इफेक्ट हम यूज़ करते हैं, जो सर ने भी बोला। सर ने दूसरा थेरेपी में ये क्वेश्चन आंसर काफ़ी सिमिलर है जो सर ने और मैडम ने बोला कि जैसे थेरेपी में आपको सेंसरी का इशू है तो इस सब का अलग अलग थेरेपी करना पड़ता है। बट वाटर से क्या होता है, वाटर के अंदर आप खड़े रहे, आपको सपोर्ट मिला, प्लस आपको सेंसरी इनपुट भी मिल रहा है, तो वो भी आपका काम कर रहा है। मसल स्ट्रॉन्ग भी हो रहे, स्ट्रॉन्ग के साथ साथ इलोंगेशन भी हो रहा है, तो आप एक ही टाइम में 5-6 चीज़ें साथ में कर सकते हैं। तो लैंड में ये सब नहीं कर सकते। लैंड में लैंड थेरेपी करते हैं, फिर उसके लिए हमें सेंसरी इनपुट के लिए दूसरे इक्विपमेंट चाहिए रहता है। जो वेस्टिबुलर्स के लिए वो एयर थेरेपी यूज़ करते हैं, जैसे बॉल बाउंसिंग ट्यूब्स और वो सब। तो हम पानी में ये सब एक साथ कॉम्प्लेक्स, तो बच्चा टायर्ड भी नहीं होता है, वो प्लस पॉइंट है। और एक ही साथ में एक रीचिंग के साथ हम 6 मसल्स पे काम कर सकते हैं, जहाँ लैंड पे हम फोकस 2 या 3 पे कर सकते हैं। प्लस जो लैंड पे अलाइनमेंट बच्चों का सीधा रखने में दिक्कत आ जाती है, 1-2 साल का बच्चा रहा ठीक, मेरा जैसा 10 साल का मैं भी हिल जाती, तो ये चीज़ मैं पानी में 16 साल के बच्चे को भी आराम से करा पाती हूँ। और प्लस वी कैन वर्क मोर स्ट्रेंथ, तो उसको भी पता नहीं चलता तभी। और कई बार ऐसे होता है कि पेरेंट्स को ऐसा लगता है आप तो इतना ही टाइम कराते हैं, तो उसका रीज़न है आप रिसोर्ट वगैरह में जाते हैं, आप 4-5 घंटा पानी में रहते हैं, दूसरे दिन इधर दर्द हो रहा है, उधर रिले स्प्रे मारो, तो वैसे ही एक्वाथेरेपी में समझ नहीं आता है। तो लिमिटेड ड्यूरेशन और स्पेसिफिक टेक्निक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई ये घुमा दिया हो गया। तो वही जो आपने पूछा कि इतने सारे सर्टिफिकेट, तो ये टेक्निक लर्न करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं ऑलवेज जो लर्न करती हूँ, मैं वो बिलीव करती हूँ एक मास्टर से लर्न करूँ। तो मैंने उसके काफ़ी SI के और एक्वा के सर्टिफिकेट इसीलिए दिख रहे हैं आपको। वेरी गुड। क्योंकि क्या जो सही पता है जो अलर्ट है कि एक्वाथेरेपी जब होती है तो बच्चे को पता ही नहीं चलता कि इतना सारा काम है। तो काफ़ी वाटर लूज होता है, प्रोटीन भी लूज होता है। तो पेरेंट्स के लिए स्पेशली ये मैं कहना चाहूँगा कि जैसे एक्वाथेरेपी खत्म होता है, लॉट ऑफ लिक्विड्स योर चाइल्ड शुड हैव, डिहाइड्रेटेड नहीं। और मैं भी ऐड करूँगी सर, जब भी मैंने स्टार्ट किया एक्वाथेरेपी तो आई वॉज इन फुल 2 to 3 hours जस्ट स्टार्ट। नाउ आई कैन वेट गो 5-6 hours। तो 2 to 3 hours मुझे भी नहीं समझा, फिर 1 month में आई रिड्यूस 4 kg। मैंने रियलाइज कि अभी मुझे यहाँ पे सब डब्बे रखने चाहिए, फूल के कपड़े चेंज करो, पानी भी पियो और थोड़ा न्यूट्रिशन भी। प्रोटीन्स लेना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज योर मसल्स विल गेट नॉट बिल्ड अप। ये दोनों चीज़ें That is true, my experience. So thank you, Dr. Purvi. I think this was a very vital information. Other therapy, if you want to add different activities, एक्वाथेरेपी के बारे में add करना है। So aquatherapy is very important. So basically aquatherapy में stabilization is more important. So what we do on land, so land में जैसे Dr. Purvi had told कि we have to concentrate on so many muscles, but particularly land therapy में only hardly we concentrate on particular technique. Like we do kneeling में we do balancing, but in aquatherapy we align themselves very nicely so that if all muscles are being relaxed as well as the strength training is also being getting. So in short, समझ में आ गया aquatherapy is more beneficial and easier compared to land therapy. Now let's come to parents. ये आप लोग को याद रखना है, तो सारी मैंने भी लगा अभी मुझे बताइए, आप में से काफी सारे मुझे जाने पहचाने चेहरे लग रहे हैं। कितने लोग हैं जो 5 साल के ऊपर से किड्स फीड से एसोसिएटेड है? 1, 2, 3, 4, 5। हाँ, बच्चे भी, पेरेंट्स बच्चे भी। अभी मुझे बताओ 7 साल से, 10 साल से, अभी भी 10 साल से और आप लोग अच्छा अराउंड 9 ईयर है ना आप सब पहले आपका तो क्या था? क्या था तो क्या था? 9 years 9 के ऊपर कोई है कितना? ओह माय गॉड 11 years उनको 9 को तो मुझे मैडम आपको पूछना है 11 years हाँ मैडम आपको ये 11 साल से आप यहाँ पे एसोसिएटेड हो, व्हाट मेड यू एसोसिएटेड विद दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर सो लॉन्ग? So my daughter is Down syndrome baby. So
हम लोग यहाँ मतलब वो सिर्फ 6 या 7 मंथ्स की थी और हम लोग यहाँ पूरी मैडम के पास आए सो फर्स्ट ऑफ ऑल थेरेपिस्ट बहुत सारे रहते हैं जो आपको थेरेपी कराते हैं और घर जाना है लेकिन पूर्वी मैडम जो है उन्होंने जो एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया है बच्चों को कभी ऐसा फील नहीं होता कि ये थेरेपी सेंटर है या वो वहाँ पे कुछ करने आते हैं उनको ऐसा फील होता है ये हमारा घर ही है और ये हमारी आंटी है और हम उनसे जोक नहीं कर सकते तो ये एनवायरमेंट कभी भी कुछ भी रहते हम कुछ बोलते हैं घर पे बच्चे को तो मैं पूर्वी आंटी को बोल दूंगी तो ये एनवायरमेंट प्रोवाइड होता है यहाँ पे चलो ग्रेट सुपर ये आपके लिए और एक टॉपिक थैंक यू